जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Welcome to lecture 2 of professional practices. I'm your instructor मोहम्मद ज़ियाद नैयर। सेकंड लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं जी। सेकंड लेक्चर इज आल्सो अ कंटिन्यूएशन ऑफ द इंट्रोडक्शन एंड कॉन्टेक्स्ट, जिसको मैं हमेशा से स्टार्ट करता हूँ एक डॉट से। मैं यहाँ पर एक डॉट मैंने ड्रा कर दी। अब डॉट का मकसद क्या है? दिस डॉट इज यू। ये नुक्ता कौन है? क्या है? ये नुक्ता आप है। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा इस लेक्चर के स्टार्ट में, इसका आप ऑनेस्टली जवाब अपने पास महफूज कर लें, जो कि आपकी इम्प्रूवमेंट में, आपकी सेंस ऑफ डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो। पहला क्वेश्चन ये है, हम एजुकेशनल कैरियर में थ्रू आउट बचपन से हमें नर्सरी, प्रेप 1, 2, 3 हम इस तरह से चलते आ रहे हैं। दिस इज सॉर्ट ऑफ अ कन्वेंशनल सेटअप, जिसको हम बगैर देखे, बगैर सोचे, बगैर समझे ऑप्ट करते हैं। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, उसकी स्कूलिंग होती है, उसकी सीनियर स्कूलिंग होती है, हाई स्कूलिंग, उसके बाद कॉलेज, उसके बाद यूनिवर्सिटीज एंड देन अ जॉब। सो दिस सॉर्ट ऑफ सेट पैटर्न। प्रॉब्लम है कि हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस सारे प्रोसेस को खुली आंखों, खुली कान और बाशऊर तरीके से सरअंजाम देते हैं। मैं इसकी फिर जो एग्जांपल्स हैं वही जो सवालों की तरफ वापस जाना चाहूँगा, जो कि मैं आपसे पूछूंगा। कितने लोग ऐसे हैं आप में से जिन्होंने अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई किया है? एंड बाय वीकनेसेस आई डोंट मीन योर फिजिकल वीकनेसेस, बट योर एकेडमिक वीकनेसेस। क्योंकि अभी बात जो हो रही है वो एकेडमिक्स की कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, तो मैं आपसे एकेडमिक वीकनेसेस की ही बात करना चाहूँगा। अदरवाइज इट्स ट्रू फॉर ऑल अदर वीकनेसेस एज वेल। आपकी रिलेशनशिप में, आपके काम काज में, आपकी कमिटमेंट्स में, आपकी एवरीडे लाइफ। लेकिन अगेन रिटर्निंग बैक टू द मेन क्वेश्चन, how many of you have identified your weaknesses in academics? For example, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये सोचा या अंडरस्टैंड किया, एवेल्युएट किया कि मेरी मैथमेटिक्स वीक है या मेरी इंग्लिश स्किल्स पुअर है? अब द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन, how many of you have tried to improve these weaknesses? कितने लोगों ने अपनी इस वीकनेस को इम्प्रूव करने की कोशिश की है, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए स्ट्रगल की है, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए ऑनलाइन लिटरेचर देखा, मटेरियल देखा, अपने टीचर्स से बात की, लोगों से सीखना चाहा, लोगों से हेल्प मांगी? कितने लोग ऐसे जिन्होंने उसको इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रगल की? और एट द एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनको इम्प्रूव कर लिया, that they have successfully improved their weaknesses, whether they were related to mathematics, English skills or related to anything else. अच्छा, अब the way, I mean from my experience of last 4 batches, since I'm teaching this course from the last 5 years now, मुझे इतना अंदाजा है कि 100 की क्लास में से when I used to physically ask these question in a session, interactive session, तो हमेशा सिर्फ 5 से 7 लोगों के हाथ खड़े हुआ करते थे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्योंकि अगर हम ऑनेस्टी से स्टार्ट नहीं करेंगे तो विल गेन नथिंग। हम किसी को धोखा नहीं दे रहे होंगे, सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे होंगे। और हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में भी यही प्रॉब्लम है, चीज़ों की परसेप्शन में भी यही प्रॉब्लम है कि हम चीज़ को देखकर ये नहीं, चीज़ को देखकर उसके बारे में जब बात कर रहे होते हैं तो हम ये नहीं सोच रहे कि इसमें हमारा क्या फ़ायदा या नुकसान है इन ए सेंस ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो मैं हमेशा से यही बात कहता हूँ कि कोई भी किताब, कोई भी पीस ऑफ आर्टिकल, कोई भी लिटरेचर, कोई भी उस्ताद, कोई भी इंसान, कोई भी दोस्त, वो गलत या सही नहीं होता। वो जो अच्छी बात करे आप उसको ले लें और उससे अपनी ज़ात को इम्प्लीमेंट करके इम्प्रूव करें अपने आप को, रादर कि आप
किसी के ऊपर उंगली उठाएं, जो कि हम बहुत करते हैं। इसीलिए मैंने ये डॉट भी लगाया कि दूसरे पे नुक्ताचीनी करना बहुत आसान है, लेकिन अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए या किसी और इंसान में अच्छी स्किल को देखना, उसको अडॉप्ट करना इज अ वेरी टफ थिंग। कितने लोग ऐसा करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, जो कि आपकी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन से रेलिवेंट है, कि आपने किसी को देखा, किसी के साथ मिले, किसी के पर्सनैलिटी से इंस्पायर हुए और अपने आप को उस लेवल पर करने की कोशिश की। होता क्या है अमूमी तौर पर, वी इंस्पायर फ्रॉम द नेगेटिव थिंग्स वेरी इजीली। हम बड़े मूवीज देखते हैं और हीरोज की तरह और हीरोइंस की तरह हम बनना चाहते हैं, बट इट इज नॉट वे फॉरवर्ड। बीइंग मुस्लिम, जैसा कि मैंने वो कहा था कि रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट बार बार आएगा, इसमें इंटीग्रेटेड फॉर्म में आएगा। तो बीइंग मुस्लिम्स हमारा मोटिव या हमारी इंटेंशन, हमारी मंजिल ये नहीं है, बल्कि अपने रोल को, जिस भी रोल में हैं आप, एक भाई का रोल, एक बेटे का रोल, एक बाप का रोल, जिस भी रोल में हम हैं, उस रोल को हम बेहतर तरीके से कैसे अंजाम दे सकते हैं, दैट इज द पॉइंट। और उस रोल की समझ जब तक हमें नहीं आएगी, जब तक हम उस रोल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करेंगे, जब तक हम उस रोल को एग्जीक्यूट करने के लिए नॉलेज बेस गेन नहीं करेंगे, हम उसको परफॉर्म कैसे कर सकते हैं? ये ऐसा ही है कि जब तक मुझे एक गाड़ी चलानी नहीं आती, मैं गाड़ी चलाना नहीं सीखूंगा, तो मैं गाड़ी को कैसे चला सकूंगा? नहीं चला सकूंगा अच्छे तरीके से कभी भी। हमेशा से गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, गाड़ी डैमेज होगी। एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग विद आवर लाइव्स, कि हम उसकी स्ट्रगल नहीं करते राइट डायरेक्शन में। हमारा रोल है, मैं फॉर एग्जांपल आई एम अ फादर, आई एम अ ब्रदर, आई एम अ सन, आई एम अ हस्बैंड। तो ये मेरे कितने रोल्स हैं। अब हर रोल के लिए कोई प्री रिक्विजिट है, उसके लिए कुछ शराइत है कि मैंने इस रोल को कैसे परफॉर्म करना है, उसकी गाइडेंस अवेलेबल है। जब तक मुझे उसके तमाम अनासर का पता नहीं होगा, तो मैं उसकी एग्जीक्यूशन अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। नाउ कमिंग बैक टूवर्ड्स माय फोर आस्क्ड क्वेश्चंस, कि अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करने के बारे में नहीं सोच रहे, अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहे और इम्प्रूव एट द एंड नहीं कर पा रहे, तो विच मीन्स कि ये डॉट इम्प्रूव नहीं हो रहा। अगर ये डॉट इम्प्रूव नहीं हो रहा, तो लेट मी पुट सम मोर डॉट्स हियर। दिस इज योर फैमिली, आपका घर, विच मीन्स कि आपका घर इम्प्रूव नहीं हो रहा। और अगर आपका घर इंप्रूव नहीं हो रहा, तो लेट मी पुट सम मोर डॉट्स हियर। तो ये क्या है? ये आपका मुआशरा है, ये इंप्रूव नहीं हो रहा। अगर मैं इसी तरह और डॉट्स बढ़ाता चला जाऊं, तो एट द एंड क्या होगा? व्हाट इज दिस? दिस इज योर कंट्री, दिस इज योर नेशन, यू आर नॉट इंप्रूविंग। तो इम्प्रूवमेंट की जो सोच है, जो शुरुआत है, वो किससे होती है? फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डॉट, जो आप है। शुरुआत किससे होती है? द वेरी फर्स्ट डॉट, जो आप है। और फिर आपको, जैसे कहते हैं कि तरबियत घर से ही शुरू होती है, तो लेट्स आज से हम ये फैसला करें कि हमने अपने आप को इम्प्रूव करना है। हमने अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है, उसमें शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी। क्यों? कि एक और बहुत बड़ा अलमिया जो इस माशरे का है, वो क्या है? कि पुटिंग बैरियर्स, रिस्ट्रिक्शंस, हर्डल्स ऑन द वे ऑफ इम्प्रूवमेंट। अगर कोई बंदा इम्प्रूव करना चाहता है, ये ठीक होना चाहता है, ये गलती के रास्ते को छोड़ना चाहता है, तो हम उसके रास्ते में 70 रोड़े अटकाते हैं। दोस्त साहब कहते हैं, वो जी ये इसको क्या हुआ अचानक, ये तो बड़ा नेक हो गया जी, ये तो बड़ा सूफी हो गया जी। तो इन बातों से हमने डिस्करेज नहीं होना, क्योंकि हमने अपना अच्छा सोचना है। हमने किसी के प्रेशर में या किसी की वजह से अपना बुरा नहीं सोचना, और बिल्कुल क्लीन स्लेट की तरह हमने स्टार्ट करना है। अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करना है, उसको डिस्कस करना है, उसको इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रगल करनी है, किसी से गाइडेंस लेनी है कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, और उसके बताए हुए तरीके को अडॉप्ट करना है, एग्जीक्यूट करना है। अपनी इम्प्रूवमेंट को, जो अपनी वीकनेस है, उसको क्या करना है? इम्प्रूव करके उस फेज से बाहर आना है, ताकि आपकी ज़ात इम्प्रूव हो, आपकी फैमिली इम्प्रूव हो, आपकी सोसाइटी इम्प्रूव हो, आपका मुआशरा, नेशन और पाकिस्तान इम्प्रूव हो। तो ये फर्स्ट सीढ़ी है टुवर्ड्स
प्रोफेशनलिज्म। और इसकी जो बुनियादी जो कड़ी है, जो कि अभी हम आगे जाके जब हम प्रोफेशनल का कोर्स, प्रोफेशनलिज्म का पैक स्टार्ट करेंगे या वो फेज स्टार्ट करेंगे, तो उसकी पहली कड़ी क्या होगी? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसकी पहली कड़ी क्या होगी? लेट मी राइट इट हियर। उसकी पहली कड़ी क्या होगी? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि आप में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर होगी कि आप खुद अपनी जिम्मेदारी लें अपनी इम्प्रूवमेंट की, कोई आपको इम्प्रूव नहीं करेगा, कोई आपके लिए पेन नहीं लेगा, ठीक है, कोई आपको पकड़कर हाथ से खींच कर लेकर नहीं जाएगा। तो ये क्या है? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको उसकी मिसाल एक और तरह से दूंगा। व्हेन यू बिकम अ प्रोफेशनल, अभी तो आपको जब आप सोए होते हैं घरों में, अलार्म लगता है, माँ बाप कई दफ़ा उठा देते हैं, अलार्म इग्नोर हो जाता है कि जाओ बेटा क्लास तुमने जाना है, स्कूल जाना है, कोई उठाता है, कोई नाश्ता कर बना कर देता है। लेकिन जब आप जॉब करते हैं तो कभी आपने सोचा कि आप खुद से अलार्म लगाते हैं, खुद उठते हैं, आप खुद ऑफिस जाते हैं, कैसे एकदम चेंज ही हो जाता है? बिकॉज यू अल्टीमेटली यू रियलाइज एट दैट स्टेज दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। इसका मतलब यह है कि हम चीज़ों के इम्पैक्ट को उसकी इम्पोर्टेंस से मैप करते हैं कि जो चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम उसको प्रायोरिटी पर रखते हैं और उसके लिए स्ट्रगल करते हैं, सब काम उस तरीके से उसकी अचीवमेंट के लिए करते हैं। और जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट कम है या नहीं इम्पोर्टेंट, हम उसकी तरफ कम तवज्जो करते हैं। सो इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम एक और आ गया, वो क्या है? रियलाइजेशन ऑफ इम्पोर्टेंस। ठीक है, यानी कि किसी चीज की इम्पोर्टेंस को रियलाइज करना पहले बहुत जरूरी है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और हमारे पास रियलाइजेशन हो। अच्छा, अब जो रियलाइजेशन है वो कैसे होगी? वो चीज़ों को समझने से होगी, अंडरस्टैंडिंग से होगी, उनके रोल से होगी कि इस चीज़ का रोल मेरी ज़िंदगी में क्या है। अगर वो हमें पता चल जाएगा तो फिर हम उसकी रियलाइज कर लेंगे इम्पोर्टेंस को। अभी तक हमें जिन चीज़ों की इम्पोर्टेंस रियलाइज होती है वो दुनियावी चीज़ें हैं, टेंजिबल थिंग्स हैं, जिसकी हमें आउटपुट फौरी नज़र आती है, वो हमें इम्पोर्टेंट लगती है। इन्वेस्टमेंट है, फ़ौरन हमें पता चल रहा है कि जी हम इस सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, हमें प्रॉफिट आएगा, हमें उसकी इम्पोर्टेंस है कि हमारा कारोबार हमारे लिए ज़रूरी है, इससे हमारा घर चलता है, वो हमारे लिए चीज़ इम्पोर्टेंट है। हमारी स्टडी है, एजुकेशन है, अगर हम अच्छी नहीं लेंगे, अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो हमें जॉब नहीं मिलेगी, हेंस इट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो इसी तरह से ही गोइंग बैक टू दोज क्वेश्चंस कि आपकी सेल्फ जो लर्निंग है, आपकी जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, आपकी जो ज़ात है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जिसकी इम्पोर्टेंस को रियलाइज हम नहीं करते, जिसकी इम्प्रूवमेंट की तरफ हम तवज्जो नहीं देते। तो ये बहुत ज़रूरी है। जब हमें ये दो चीज़ें आ जाएंगी तो आप उस पटड़ी पर चढ़ जाएंगे, आपकी ट्रेन उस पटरी पर चढ़ जाएगी जो किसकी तरफ जाती है? सक्सेस की तरफ जाती है, बोथ दुनियावी लिहाज से भी और दीनी लिहाज से भी। अच्छा, अब देखें चीज़ों को समझना। मैं आपको छोटी सी मिसाल फिर अगेन रिलीजियस से दूंगा ताकि आसानी से समझ आ जाए चीज़ों को। रोज़मर्रा के मामला, जब आप सुबह उठते हैं, जब आप डेफिनेटली आप सबने सुबह उठना है, मुंह हाथ धोना है, कपड़े पहनने हैं, नाश्ता करना है, टिथ ब्रश करना है और इस तरह की चीज़ें करनी है, और आपने यूनिवर्सिटी आना है, पढ़ना है और वापस जाना। अब क्या हमें प्रॉपर तरीकाकार पता है उठने का? क्या हमने उठते ही क्या करना चाहिए? हमें पहला एक्शन कैसे परफॉर्म करना चाहिए? हमने बेड से उतरना है, जूता पहनना है तो कौन सा पाँव पहले पहनना चाहिए, कौन सा पाँव बाद में पहनना चाहिए? क्या हमने मुंह हाथ धोना है, कैसे धोना चाहिए, हमें कुल्ली कैसे करनी चाहिए? हमने कपड़े पहनने हैं तो कैसे पहनने हैं? दायां बाजू पहले घुसाना है, बायां बाजू पहले डालना है? पैंट पहननी है या शलवार पहननी है तो पहली टांग कौन सी बीच में डालनी है?
तो ये वो चीज़ें हैं कि हमें नहीं पता, जिसके लिए हमें एफर्ट करने की ज़रूरत, टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, कि हमें पता हो कि इन चीज़ों की क्या इम्पोर्टेंस है। करना तो हमने रोज़ ही है, लेकिन देखें अगर दीनी लिहाज से देखेंगे कि अगर हम इस काम को सुन्नत के मुताबिक करेंगे तो हमें इसका सवाब भी मिलना शुरू हो जाए। तो इसी चीज़ को मैं रिलेट करूँगा आपके एकेडमिक्स के साथ, कि जब हमने कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो हमें उसके करने का सही तरीकाकार समझना चाहिए। पहले हम अक्सर बात करते हैं पढ़ाई की, कि जी पढ़ना है। बाबा पढ़ना कैसे है? क्या पढ़ने से मुराद बुक पढ़ना है? क्या पढ़ने से मुराद कोई ऑनलाइन आर्टिकल पढ़ना है, कोई वीडियो लेक्चर सुनना है, क्या कोई ऑडियो पैगाम सुनना है? पढ़ने से मुराद क्या है? और पढ़ने के दौरान जो सेशन है, जो पढ़ने का, जो एकेडमिक सेशन है आपका, इसमें क्लासरूम है, तो इसकी एक्टिविटी को आपने कैसे परफॉर्म करना है? क्या सिर्फ उस्ताद बोल रहा है और आपने सुनना है? क्या उस्ताद बोल रहा है और आपने उसमें पार्टिसिपेट करना है, काउंटर क्वेश्चंस करने हैं? क्वेश्चन करने का अंदाज कैसे होना चाहिए? जो टीचर बता रहा है क्या उसको सिर्फ सुनना है या उसको लिखना भी है, उसके नोट्स बनाने हैं, क्या करना है? तो हम जो चाहता है स्टूडेंट वो उस तरीके से काम करता है। कोई स्टूडेंट सिर्फ सुनता है, कोई स्टूडेंट सिर्फ लिखने पे ही जोर होता है, तो हमें उसका भी सही तरीकाकार नहीं पता। प्रॉब्लम ही ये है कि हम इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो अभी हम यहाँ पर इसी तरह से ये इस बात को इस तरफ स्टार्ट करते हैं कि हमने पहले लेक्चर में हमने स्टडीज करनी कैसे है। अगर आप देखें, जब आपको ये आसानी से समझ आ जाएगी तो आप देखेंगे कि आपके लेक्चर्स आपके लिए बहुत आसान होते चले जाएंगे, आपको चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाएगी, और फिर आपका जो फोकस है वो उसकी क्वालिटी और उन चीज़ों पे कि जी ये आवाज़ ठीक नहीं आ रही, ये वीडियो ठीक नहीं आ रही, ये इस तरह नहीं हो रहा, या टीचर की ये सही, इन चीज़ों से आप निकल जाएंगे। मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे ही दूंगा। अब मूवीज़ के बड़े शौकीन हैं, मूवीज़ के डिफरेंट रिलीज होती हैं, फिर मूवीज़ के रिलीजों से पहले डिफरेंट प्रिंट्स आते हैं, कैमरा प्रिंट आते हैं। अगर एक मूवी बहुत मशहूर हो तो हम किसी भी तरह से उसका प्रिंट लेने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास आ जाए, चाहे उसकी ऑडियो भी इतनी अच्छी ना हो, वीडियो क्वालिटी भी ना हो, हम कहते हैं किसी तरीके से हम उसको देख लें और उसकी हमें समझ बड़ी अच्छी तरह आ जाती है। तो व्हाट हैपेंस व्हेन इट कम्स टू लेक्चर्स और स्टडीइंग? फिर अगेन वही बात, ये देखिए जो मैंने यहाँ पर लिख रखी है ऑलरेडी, कि हमारी जो रियलाइजेशन ऑफ इम्पोर्टेंस है वो हमें नहीं है कि हमारे लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। और स्टडीज़ किस लिए ज़रूरी हैं? आपकी ज़ात की इम्प्रूवमेंट के लिए। वो इम्प्रूव होगी तो आपका माशरा और पाकिस्तान इम्प्रूव हो जाएगा। जी, तो फिर हमने पढ़ना कैसे है, लेट्स मूव टूवर्ड्स दैट पार्ट। जब भी आप लेक्चर देख रहे होते हैं, एक तो काम ये है कि इंस्ट्रक्टर के लिए डिलीवरी जो है वो इंटरेक्टिव सेशन में, एक तो उसकी वॉइस है, उसकी विजुअल्स हैं जो वो बोल रहा है, उसके बाद वाइट बोर्ड है, उसके बाद जो है वो विजुअल एड का सहारा है। विजुअल एड क्या होती है? स्लाइड्स होती हैं। अक्सर हम मिसकंसेप्शन हमारी ये है कि स्लाइड्स ही मेन पार्ट है, जिस कोर्स की स्लाइड्स नहीं है इसका मतलब है वो कोर्स ठीक नहीं है। तो ये हमारी मिसकंसेप्शन हमने खत्म करनी है। स्लाइड्स आर विजुअल एड ओनली। किसके लिए? फॉर इंस्ट्रक्टर, नॉट फॉर यू। इंस्ट्रक्टर की विजुअल एड के लिए है कि इंस्ट्रक्टर उनका सहारा लेकर एक पैगाम को अच्छे तरीके से आप तक पहुंचा सके। ठीक है, इस तरह से व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल, अगर कोई चीज़ डिराइव करनी है, कोई मैथमेटिक्स है, कोई फॉर्मुलेशन है, कोई डायग्राम है जो कि स्लाइड्स में अवेलेबल नहीं है या नहीं हो सकती या उसको ड्राइव नहीं किया जा सकता, तो उसको आप व्हाइट बोर्ड पर प्रैक्टिकल परफॉर्म करें, जिससे एक बेटर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। अगेन वो भी किसके लिए है? इंस्ट्रक्टर के लिए, टू डिसेमिनेट द प्रैक्टिकल पार्ट एंड इट्स स्टेप्स प्रॉपर्ली। अच्छा, तीसरी चीज है कि जो वो बोल रहा है, अब ये चीजें आप स्लाइड्स भी देख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड भी आपके पास ड्राइव हो रही है चीजें, और नेक्स्ट पार्ट इज कि अब आपके पास कलम, पेंसिल और पेपर है। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का पहला स्टेप क्या है कि एक तालिब इल्म के पास कागज और पेंसिल हमेशा मौजूद होनी चाहिए। अब वो कागज और पेंसिल किस लिए है?
क्या वो पूरा लेक्चर एक रोबोट की तरह लिखते जाना है आपने कि जो टीचर बोलता जा रहा है उसको आप लिखते जाएं? क्या दिस इज द वे? क्या ऐसा करने से जो समझने का पार्ट है क्या आप उसको लूज नहीं कर देंगे? क्या आपकी बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी तरफ हो जाएगी? लिखने की तरफ हो जाएगी। अच्छा, अब एक दूसरा स्टूडेंट है, वो कहता है कि जी नहीं मैं लिखता नहीं हूँ क्योंकि मेरी कंसंट्रेशन लूज हो जाएगी, मैं सिर्फ लेक्चर को समझूंगा। सॉरी, ओके, ये बड़ी अच्छी अप्रोच है जी, समझ लिया उसने लेक्चर, लेकिन अब चूंकि उसने कुछ भी नोट नहीं किया, लेक्चर तो उसने समझ लिया, व्हेन ही विल कम आउट ऑफ द लेक्चर रूम तो उसको कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर होंगे, लेकिन चंद दिन बाद जब वो दूसरे लेक्चर्स लेगा, सब्जेक्ट्स पढ़ेगा, चंद दिन बाद वो उसको चीजें भूल जाए। इसका मतलब है कि सारा ही लिखने वाला तरीकाकार और सारा ही समझने वाला तरीकाकार दोनों ही बैलेंस नहीं है और दोनों ही ठीक नहीं। अच्छा जी, तो फिर हमने लेक्चर को पढ़ना और समझना कैसे है? इसका मतलब ये है कि हमने की पॉइंट्स, जो लेक्चर है उसके हमने की पॉइंट्स को नोट करना है। ठीक है जी, एक लेक्चर को की बेस्ट तरीकाकार जो होता है, वैसे तो उसको एग्जीक्यूट करने का एक स्टैंडर्ड भी चले मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। वो है कि आपको पता हो कि लेक्चर का कंटेंट कौन सा डिलीवर होने जा रहा है इन एडवांस, और आप उसको एक दफा देख कर समझने की अपनी सी कोशिश करें। उससे ये होगा कि चले 100 में से 40 नहीं, 30 नहीं, 20% तो आपको टॉपिक से शनासाई हो जाएगी। टॉपिक में कौन से टेक्निकल जार्गन्स वर्ड्स यूज हो रहे हैं, क्या टर्मिनोलॉजी है, या टॉपिक इज अबाउट व्हाट, तो मतलब इतना आपको उसका पता चल जाएगा, जिससे थोड़ी सी ग्रास्पेबिलिटी में, अंडरस्टैंडिंग में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब आपने पहले से लेक्चर देख लिया, आप आगे, अब टीचर बोल रहा है, डिलीवर कर रहा है, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, विजुअल एड्स, वो आप कंसेप्ट को समझिए और की पॉइंट्स को जल्दी से नोट करते चले जाएं, जिनकी बेस के ऊपर जो लेक्चर का क्रस्ट है, लेक्चर की बुनियाद है, मेन पार्ट्स है, मेन इंग्रेडिएंट, उसको आप नोट करते चले जाएं अपने अल्फाज में नोट करते जाएं, और नोट इस सेंस में करना है कि उसकी एक हायरार्की, उसकी एक सेंस ऑफ सेशन सीरीज जो है वो डेवलप हो सके स्टार्ट से एंड तक। ये नहीं कि दरमियान में कोई चीज आ गई, अचानक लिख दी, शुरू में लिख दी, एंड पे लिख दी, नहीं, प्रॉपर पूरी वो चीज लिख दी। नोट्स जो है आपने इस तरीके से बना लिया। अच्छा, अब आप बाहर आ गए, आपको समझ भी ठीक है, आप नोट्स भी बना, आप क्या सिर्फ 4, 5 या 10 दिन बाद ही उसको देखना, नहीं, फौरन जाते ही उसको थोड़ा सा रिवाइज करें। अब आपने विजुअल एड्स नहीं देखनी, अब आपने वो, आपके पास क्लास का फॉर्मेट मौजूद नहीं है, आपके पास सिर्फ क्या मौजूद है, अपने नोट्स मौजूद है, या बुक मौजूद है, या आपके पास उसकी स्लाइड्स मौजूद है अगर इंस्ट्रक्टर ने शेयर की है। तो आप अपने नोट्स की बेस पर दोबारा से उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करने की कोशिश करें। ठीक है, उसको क्या करें, उस एनवायरनमेंट को अपने से क्रिएट करने की कोशिश करें, और इस तरीके से आपको उस टॉपिक से अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो ये एक प्रॉपर तरीकाकार है पढ़ने का, क्लास लेने का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब स्टूडेंट्स जो हैं वो कोशिश करेंगे कि इस तरीके से हम लेक्चर को प्रिपेयर करें, जो कि हमें समझ आए, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, और हम आगे भी किसी को डिसमिनेट कर सकें। अच्छा, ये तो हो गया एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट जो इस सब्जेक्ट के मुतल्लिक़ है कि आपने इस सब्जेक्ट का जो लेक्चर लिया, जिस तरह बात चली थी सेल्फ इंप्रूवमेंट से, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रियलाइजेशन ऑफ इम्पोर्टेंस से, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी जात के ऊपर उस चीज को अप्लाई करना है। आपने डेली की बुनियाद पर अपनी रूटीन बनानी है कि हमने एक एलिमेंट को प्रैक्टिकली अडॉप्ट करना है। मैं इसकी मिसाल ऐसी दूंगा कि व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी इन द यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, तो मेरा एक दोस्त था, उसके पास हमेशा छोटी सी डिक्शनरी होती थी। मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग करके यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और उसने ए लेवल्स करके ज्वाइन की। तो मैंने उससे एक दिन पूछा, मैंने कहा ये क्या है, उसका नाम अली था।
तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अली ये क्या है? तो कहने लगा कि ये डिक्शनरी है। तो मैंने कहा डिक्शनरी तुमने अपने पास क्यों रखी हुई है, तुम इतने पैरानॉइड हो? वो कहने लगा कि नहीं, मैंने ये इस काम के लिए नहीं रखी हुई, मैंने ये इस काम के लिए रखी हुई है कि मैं इसमें से डेली के 5 वर्ड्स जो हैं वो उनका मीनिंग देखता हूँ कि क्या है, उससे मेरी वोकेबुलरी डेवलप होती है, और जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो मुझे डिफरेंट वर्ड्स का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करना आता है। तो ये वो एग्जांपल्स हैं जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने भी अपनी सेल्फ को इंशाल्लाह से इम्प्रूव करना है, और अपनी ज़ात को क्रिटिसाइज करने से कभी नहीं घबराना। जैसे कि हम दूसरों की ज़ातों को डिस्कस करें, क्रिटिसाइज करें, उससे हमें कुछ नहीं फ़ायदा मिलेगा। आप बताएं, क्या कुछ फ़ायदा मिलेगा हमें? क्या हमारी इंप्रूव हो जाएगी चीज़? नहीं, कभी भी नहीं होगी। इसका मतलब है कि हमने उल्ट करना है, हमने अपने आप को क्रिटिसाइज करने से कभी भी नहीं घबराना, और इन चीज़ों को प्रैक्टिकली अडॉप्ट करना है। जब तक हम खाली बातें करते रहेंगे तो कुछ भी अचीव नहीं होगा। होता भी ऐसे ही है, एक अच्छा सेशन होता है, नेक सेशन होता है, हम बड़ा असर होता है उसमें, बड़े मुतमिन हो गए, बड़े मुदब्बिर बन के हम बैठते हैं, सुनते हैं बातों को, लेकिन जो ही वो सेशन एक्सपायर होता है, हम बाहर आते हैं तो हमें कहते हैं ओहो यार, फिर वापस उसी दुनिया में हम आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ 10 मिनट उसका असर रहेगा, 15 मिनट रहेगा, उसके बाद फिर हम उसी दुनिया में आ जाएंगे। अगर नहीं भी आएंगे तो वो दोस्त अहबाब उस दुनिया में नहीं रहने देंगे, बल्कि वापस अपनी दुनिया में खींच लेंगे कि नहीं यार छोड़ो, ठीक है वो बातें हो गई हैं, लेकिन चलो ऐसा कर। तो जिसकी वजह से हम उसका जो असर है वो खो देते हैं, तो प्रैक्टिकली अडॉप्ट हम उसको नहीं कर पाते। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम हमारा जो लेक्चर है वो एथिक्स पे होगा, मोरालिटी पे होगा। उसमें हम डिफरेंट तरह की एथिकल थ्योरीज देखेंगे कि डिफरेंट लोगों के सोचने का तरीकाकार, उनका एक्ट करने का तरीकाकार, उनका किसी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने का तरीकाकार कैसा होता है, और ताकि उससे हमें एक ही चीज़ को डिफरेंट तरीके से देखने का एंगल मिल सके, व्यूज मिल सके और क्वेश्चन मिल सके। तो इन चीज़ों पे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बात होगी। अभी तक किसी को किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग में कोई मुश्किल आ रही हो तो प्लीज़ आप उस अंकल का क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसको टाइमली एड्रेस करूँ। इसी के साथ आज के सेशन का अख्ताम है जी। अल्लाह हाफ़िज़।